हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर 2 में। आज के इस लेक्चर 2 में हम बात करेंगे कुछ चुने हुए भौतिक गुणों की। आप ये जो भौतिक गुण है फास्टेड 5 मिनट्स रिवीजन हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि ये जितने भी भौतिक गुण हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इनको बोल सकते हैं, ये कहीं ना कहीं शॉर्ट पॉइंट्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनको पूछे जाते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस लेक्चर 2 को। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा भौतिक गुण हो जाएगा वो हो जाएगा एनटीपी पर वायु का घनत्व। दैट इज एनटीपी पर वायु का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये होता है हमारा एनटीपी पर वायु का घनत्व। अब जल के घनत्व की अगर बात करें तो जल का घनत्व जो होता है वो होता है 1.00 गुणा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब जो ये घनत्व आ रहा है यहाँ पे, घनत्व आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मीटर क्यूब, यहाँ पे भी मीटर क्यूब और यहाँ पे भी मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन चलता है। अगर आप इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोसेस जो है थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं पारे के घनत्व की। पारे का घनत्व जो होता है वो होता है 13.6 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो आप लोग फिजिक्स में क्लास 7th या 8th से ही आप इसको स्टडी करना शुरू कर देते हो, जहाँ पे आपको फिजिक्स में छोटी क्लासों से ही देखना मिल जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है हमारा वो कितना चलता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की। वायुमंडलीय दाब जो होता है वो होता है 1.01 गुणा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है हमारा वायुमंडलीय दाब। क्योंकि कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है शॉर्ट एग्जाम्स में भी कि भाई जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब की अगर बात करें तो ये हो जाता है 1.01 गुणा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है, देखिए अब अगर बात करें इसकी मात्रा की कि जो ऊष्मा होती है दैट इज बर्फ की गुप्त ऊष्मा की अगर मात्रक बात करें कि मात्रक क्या चलता है, तो यहाँ पे जो ऊष्मा है, जो ये ऊष्मा है, ऊष्मा से अगर बात करें, ऊष्मा से जैसे ही देखते पता चलता है कि हमारा जो ऊष्मा का मात्रक होता है वो किसमें चलता है, कैलोरी में। ठीक है, कैलोरी में हमारा चलता है। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं किलो कैलोरी पर किलोग्राम या फिर जूल पर किलोग्राम। ठीक है, अब बर्फ की गुप्त ऊष्मा की अगर हम बात करें तो वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम इक्वल्स टू 80 किलो कैलोरी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, अब अगर जूल की बात करें, जूल में इसको बदलना हो तो 3.34 गुणा 10⁵ जूल पर किलोग्राम ये बर्फ की गुप्त ऊष्मा चलती है। ठीक है, अब इसी के साथ में एक पॉइंट आता है कि जो भाप होती है, भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। और अगर इसको हम अगर जूल में बदलें तो ये हो जाता है 2.25 गुणा 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। ठीक है, जूल पर किलोग्राम की अगर बात करें तो इसकी जो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 2.25 गुणा 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो सभी जो शॉर्ट मेथड्स है यहाँ पे केवल एक रिवीजन यहाँ पे करा रहे हैं कि इसका जो शॉर्ट तरीका होता है, क्योंकि 9th 10th 11th और 12th में जब आप फिजिक्स स्टडी करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप इनको ऐसे ही चलता फिरता याद करते हो तो चलता फिरता न्यूमेरिकल्स आपसे होते हैं और एग्जाम में आपको दिक्कत आती है। मान लो एक नंबर के जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनमें अगर इनमें से 3-4 आपसे पूछ लिया जाए और याद होना तो क्या करोगे, तुक्के लगाएंगे भाई, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो जो हमारी भाप की गुप्त ऊष्मा होती है वो जो होती है 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम और 2.25 गुणा 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। अब इसके बाद अगर बात करें हम पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं द्रव्यमान को, तो ये चलता है 5.98 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, ये होता है इसका पृथ्वी का द्रव्यमान।
अब इसको आप रट्टा मारिए या फिर 4 से 5 बार आप इसको लिख कर देख लीजिए, आसानी से याद हो जाए। कोई इसमें इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, कोई इतना हार्ड इसमें सिस्टम नहीं है, केवल नंबर से इनको एक जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में याद करना है। तो सिस्टमेटिक ऑर्डर में याद करने सबसे अच्छा तरीका है इसको जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार इसको रेटिंग करोगे, उतना ही ये आपको अच्छे से क्लियर होता रहे। अब इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की जो औसत त्रिज्या होती है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है? ये होती है 6.37 गुणा 10⁻6 मीटर। ठीक है, औसत त्रिज्या की अगर बात करते हैं तो औसत त्रिज्या जो होती है पृथ्वी की वो होती है 6.37 गुणा 10⁻6 मीटर। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो वो बात करते हैं द्रव्यमान की। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? सूर्य का द्रव्यमान, क्योंकि देखिए सभी चीज़ों का द्रव्यमान होता है, पिंड का भी द्रव्यमान होता है, ठीक है, भार का, ये सभी सिस्टम जो होते हैं ना, इनका सभी का द्रव्यमान चलता है, इनका सभी का मास होता है। अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी के द्रव्यमान की हमने बात की है, तो सूर्य का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है जो आपके समक्ष ये दिया गया है 2 × 10⁻30 किलोग्राम, ये होता है इसका सन मास। ठीक है, सूर्य का द्रव्यमान। तो इस तरीके से हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स को जो हम आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं कि भाई फिजिक्स में इम्पोर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं, वो सभी ये सिस्टम में चलते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स के, वे भी सोल्व करने में बेहद ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि देखिए 5 मिनट फास्टेड रिवीजन में तो इतना ही चलता है, शॉर्ट पॉइंट्स केवल हम तैयार कराते हैं, जिससे कि आप जब इसका टॉपिक चलता है किसी भी चीज़ का तो उसमें आप विस्तार से इनको स्टडी करते हैं। ये केवल आपका बेस मजबूत करने के लिए यहाँ पे लिया गया है पार्ट। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर 2, जिसमें हमने बात की है कुछ चुने हुए भौतिक गुणों के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर 2 में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।